जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेन कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक से किस तरह के टॉपिक आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, और उन सारे टॉपिकों को हम लोग बारीकी से समझेंगे, उनका ऑपरेशन ही कर डालेंगे। ठीक ना, जो भी प्रश्न रहेंगे उसको इस तरह से ऑपरेशन करते जाना है जो उससे कुछ भी ना बचे। ठीक है, सारे टॉपिक एक ही बार में समझ में आ जाए। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम अपने आज की इस क्लास को। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वह है पर्सनल कंप्यूटर का विकास। ठीक है, तो जिसको हम लोग इंग्लिश में डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। तो 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया। ठीक है, 1981 में IBM नामक कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया जिसे IBM PC कहा गया। बाद में बनने वाले PC IBM PC कंपैटिबल कहलाए, अर्थात वे कार्य और क्षमता में IBM PC जैसे ही हैं तथा उन पर वे सभी क्रियाएं चलाए जा सकते हैं जो IBM PC पर चलते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए गए डिजिटल कंप्यूटर है जिस पर एक बार में एक ही व्यक्ति यानी सिंगल यूजर कार्य कर सकता है। इसे ऑफिस कार्य, डाटाबेस तैयार करने, ईमेल भेजने, इंटरनेट से जुड़ने, वीडियो गेम खेलने, संगीत व चलचित्र देखने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को मॉडेम तथा संचार माध्यम द्वारा नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में जो है प्रचलित पर्सनल कंप्यूटर को मदरबोर्ड की डिजाइन के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है PC-80, ठीक है, यानी पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। दूसरा है हमारा PC-80X, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। और तीसरा हमारा है पेंटियम PC। ठीक है, चलिए PC के घटक को हम लोग देखते हैं। वर्तमान PC के आवश्यक घटक कौन कौन है? पार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें हमारा सिस्टम यूनिट पहला है, दूसरा है मॉनिटर या VDU, तीसरा है कीबोर्ड, चौथा है माउस और पांचवा हमारा हार्ड डिस्क है। ठीक है, चलिए मल्टीमीडिया के प्रयोग के लिए कुछ आवश्यक घटक हैं, उन्हें हम लोग समझते हैं। तो मल्टीमीडिया के प्रयोग के लिए जो आवश्यक घटक है वह है हमारा CD-ROM ड्राइव, स्पीकर, माइक, मॉडेम, वेबकैम, ये सभी जो है हमारे मल्टीमीडिया के प्रयोग के लिए कुछ आवश्यक घटक हैं। ठीक है, PC के लिए कुछ आवश्यक घटक हैं। ठीक है, जैसे हमारा प्रिंटर, फ्लॉपी ड्राइव, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सभी जो है हमारे PC के कुछ ऐच्छिक घटक हैं। ठीक है, कंप्यूटर को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए कौन से घटक है? तो हमारा UPS और CVT। ठीक है, UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और CVT का फुल फॉर्म होता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए इन सभी को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला हमारा है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है? तो यह PC का मुख्य भाग होता है। कंप्यूटर द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न कार्य यहीं संचालित होते हैं। यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। PC के अन्य सभी घटक इसी से जुड़े रहते हैं। ठीक है, बाह्य संरचना के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, हमारा जो PC होता है इसी तरह का रहता है सिस्टम यूनिट। ठीक है, चलिए बाह्य संरचना के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। पहला जो है हमारा वह है डेस्कटॉप टाइप। ठीक है, इसमें सिस्टम यूनिट का चौकोर बॉक्स टेबल पर पड़ा रहता है तथा मॉनिटर उसके ऊपर रखा जाता है। दूसरा है टावर टाइप। इसमें सिस्टम यूनिट का बॉक्स टेबल पर सीधा खड़ा रहता है तथा मॉनिटर उसके बगल में रख दिया जाता है। वर्तमान में यह अधिक प्रचलित है। यही हमारा टावर टाइप वाला, ठीक है, यूनिट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर कैबिनेट के बारे में समझते हैं। कंप्यूटर कैबिनेट क्या होता है? तो कंप्यूटर कैबिनेट प्लास्टिक या एल्युमिनियम का बना एक बक्सा होता है
कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के सभी घटक इसी केस के अंदर स्थापित किए जाते हैं। यह सिस्टम यूनिट के बाहरी संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है सिस्टम यूनिट के मुख्य घटक। ठीक है, मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट का मुख्य घटक जो है सबसे पहला वह है पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, पावर सप्लाई यूनिट में इसे घरेलू बिजली से 220 वोल्ट एसी सप्लाई दी जाती है, जिसे यह कंप्यूटर में प्रयोग के लिए ±5 वोल्ट और 12 वोल्ट डीसी सप्लाई में बदल देता है। ठीक है, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों को ±5 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, जबकि इसके मोटर, पंखे आदि को 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। ठीक है, यह कंप्यूटर को जो है उच्च व निम्न वोल्टेज की गड़बड़ियों से बचाता है। इसे वायु के सहारे यानी एयर कूलेड के सहारे जो है ठंडा करने के लिए बिजली का एक पंखा लगा रहता है। आजकल SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए मदरबोर्ड के बारे में आगे समझते हैं हम लोग। जो मदरबोर्ड क्या होता है हमारा, तो ये जो हमारा पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों, यही हमारा मदरबोर्ड है। ठीक है, ये हमारा CMOS बैटरी हो गया, ये PCI एक्सपेंशन स्लॉट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा मेमोरी स्लॉट। इसी तरह से बहुत सारे स्लॉट रहते हैं। 4 पिन CPU पावर कनेक्टर यहाँ हो गया, ये वाला जो हमारा दिख रहा है। चलिए इसको समझते हैं मदरबोर्ड को अच्छे से, क्योंकि मदरबोर्ड में ही सारे हमारे पार्ट लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो मदरबोर्ड जो है यह प्लास्टिक का बना एक PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, धातु की पतली रेखाओं द्वारा यह दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, यह कंप्यूटर का मुख्य पटल मेन बोर्ड होता है। संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है। सिस्टम यूनिट के सभी उपकरण मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड पर माइक्रो प्रोसेसर लगाने का स्थान भी बना रहता है। इस कारण मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इस पर बनी धातु की पतली परत जो है, पतली रेखाएं जिनके माध्यम से मदरबोर्ड पर बने विभिन्न उपकरणों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है, बस तार कहलाते हैं। ठीक है, चलिए CPU के बारे में समझते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह एक समन्वय करता है। कार्यों को नियंत्रित करने के लिए इसमें कंट्रोल यूनिट तथा अंकगणितीय गणनाओं और कुछ लॉजिकल कार्यों के लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जैसे सेमीकंडक्टर रजिस्टर तथा कैश मेमोरी CPU के अंदर ही निर्मित होते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो है मैथ को प्रोसेसर। तो मैथ को प्रोसेसर को हम लोग समझते हैं। गणित के कार्यों को करने तथा CPU की सहायता के लिए मैथ को प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। नए माइक्रो प्रोसेसर से इसे अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए रैम चिप के बारे में हम लोग समझते हैं। रैम चिप क्या होता है, तो सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड पर रैम चिप लगाने के खाके बने रहते हैं। ठीक है, उसका पॉइंट दिया रहता है, जिसमें आवश्यकता अनुसार रैम चिप लगाए जा सकते हैं। यहाँ कार्य के दौरान डाटा व प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है रोम चिप। देखते हैं रोम चिप क्या होता है। तो निर्माण के समय ही इसमें डाटा डालकर PC के मदरबोर्ड पर अस्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। इस चिप में ऐसे डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं जिनकी आवश्यकता PC को चालू करते ही पड़ती है। बायोस सॉफ्टवेयर अस्थायी रोम चिप में ही स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वीडियो डिस्प्ले कार्ड। ठीक है, दृश्य यानी कि वीडियो तथा चित्र यानी कि ग्राफिक्स को मॉनिटर पर दिखाने के लिए यह कार्ड मदरबोर्ड में लगाया जाता है। ठीक है, इसमें VGA यानी कि वीडियो ग्राफिक अरे या SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक अरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साउंड कार्ड के बारे में समझते हैं। मल्टीमीडिया में ध्वनि के डिजिटल सूचनाओं को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए इस कार्ड को मदरबोर्ड पर बने खाके में
लगाया जाता है। बाहरी स्पीकर इसी कार्ड से जुड़ा रहता है। कंप्यूटर में बना मिडी MIDI यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस पोर्ट साउंड कार्ड को संगीत उपकरणों से जोड़ता है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड। यह कार्ड फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क ड्राइव की मोटरों तथा उनसे डाटा के आने जाने पर नियंत्रण के लिए मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है आउटपुट एडाप्टर कार्ड। ठीक है, आउटपुट एडाप्टर कार्ड जो है यह मेमोरी तथा आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर व प्रिंटर के बीच समन्वय का कार्य करता है। यह बाइनरी डाटा व सूचना को मॉनिटर या प्रिंटर के समझने योग्य बनाता है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है स्पीकर। तो सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ ध्वनि संकेत उत्पन्न करने के लिए स्पीकर लगा रहता है। ठीक है, चलिए टाइमर के बारे में समझते हैं। यह मदरबोर्ड पर लगा रहता है तथा घड़ी की तरह कार्य करता है। इसे एक बटन बैटरी से सप्लाई दी जाती है ताकि कंप्यूटर बंद हो जाने पर भी घड़ी कार्य करती रहे। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है एक्सपेंशन स्लॉट। मदरबोर्ड पर किसी अन्य उपकरण को जोड़ने या भविष्य में प्रयोग के लिए खाने बने रहते हैं जिन्हें एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट कंप्यूटर सिस्टम को विस्तारण क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है PCI। ठीक है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, यह कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बना स्लॉट है जिसके द्वारा नेटवर्क ग्राफिक या साउंड कार्ड लगाया जाता है। यह डिवाइस को कंप्यूटर मेमोरी से जोड़ता है। ठीक है, USB के बारे में हम लोग समझते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यह कंप्यूटर तथा उसके किसी उपकरण यानी डिवाइस के बीच संचार स्थापित करने की एक व्यवस्था है। चूंकि इस व्यवस्था द्वारा लगभग सभी कंप्यूटर उपकरणों जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, द्वितीयक मेमोरी आदि को CPU से जोड़ा जा सकता है, अतः इसे यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी लोकप्रिय हो रहा है। इसी कारण आजकल पर्सनल कंप्यूटर में एक से अधिक USB पोर्ट होते हैं। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता यह है कि कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए किसी नए डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़कर उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसे प्लग एंड प्ले का गुण भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग CMOS के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो CMOS होता क्या है, तो CMOS चिप मेमोरी कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। इसके साथ बटन के आकार का एक बैटरी लगा रहता है जो कंप्यूटर बंद होने पर भी CMOS चिप को पावर सप्लाई प्रदान करता है। ठीक है, AGP बस के बारे में हम लोग समझते हैं, जो वो क्या होता है। तो AGP बस का प्रयोग त्रिविमीय चित्र यानी 3 डायमेंशनल पिक्चर के और ग्राफिक तथा चलचित्र यानी मोशन वीडियो के लिए किया जाता है। यह उच्च गति वाले वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा पिक्चर देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा हार्ड डिस्क होता है। इसी तरह का बना रहता है, काफ़ी ऊपर से सख्त रहता है, मजबूत भी रहता है, ये देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, तो चलिए हार्ड डिस्क ड्राइव को हम लोग समझते हैं जो क्या होता है यह। ठीक है, तो हार्ड डिस्क जो है पर्सनल कंप्यूटर का एक मुख्य घटक है। यह एक प्रमुख सहायक यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्राम को संग्रहित रखता है। इसकी स्टोरेज क्षमता बड़ी होती है। ठीक है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा डाटा और सूचनाएं हार्ड डिस्क में स्टोर की जाती है। यह एक अस्थायी यानी कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जिसमें सप्लाई बंद कर देने पर भी संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होता। हार्ड डिस्क ड्राइव की सहायता से हार्ड डिस्क में संग्रहित डाटा को पढ़ा जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तथा नया डाटा या सॉफ्टवेयर स्टोर भी
किया जा सकता है। ठीक है, इसे हम लोग इसे जो है कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर रखा जाता है। ठीक है, तथा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव को एक यूनिट की तरह एक प्रदूषण रहित डब्बे में सील बंद कर दिया जाता है, जिसे विंचेस्टर डिस्क कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता जीबी में आंकी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं फ्लॉपी डिस्क क्या होता है। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप लोग पतला सा, यही हमारा फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं फ्लॉपी डिस्क को। तो फ्लॉपी डिस्क एक पोर्टेबल चुंबकीय मेमोरी डिवाइस है, जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डालकर पढ़ा जा सकता है। इसके डाटा में परिवर्तन किया जा सकता है तथा नया डाटा स्टोर किया जा सकता है। नए मेमोरी डिवाइस के आविष्कार से पर्सनल कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग कम हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीडी को समझते हैं या डीवीडी को, जो क्या होता है यह। दोस्तों ये जो हमारा देख रहे हैं आप लोग, चलिए इसको मैं अच्छे से दिखाता हूँ। ये हमारा सीडी का कैसेट है। ठीक है, इसी तरह का पहले हुआ करता था। चलिए इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। तो सीडी या डीवीडी ड्राइव पर्सनल कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग बन गया है। सीडी तथा डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क के ही रूप हैं। इन्हें सीडी डीवीडी ड्राइव में डालकर स्टोर की गई सूचना को पढ़ा जा सकता है। सीडी ड्राइव की गति को एक नंबर और उसके बाद अक्षर X से दर्शाया जाता है, जैसे 8X, 56X आदि। सीडी डीवीडी के डाटा में परिवर्तन करने या नया डाटा स्टोर करने के लिए लिखने योग्य ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, जिसे सीडी डीवीडी राइटर कहते हैं। ठीक है, चूंकि सीडी डीवीडी जो है नए किस्म का ऑप्टिकल डिस्क है, अतः डीवीडी ड्राइव सीडी के डाटा को पढ़ सकता है, परंतु सीडी ड्राइव डीवीडी के डाटा को नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, अपनी विशाल स्टोरेज क्षमता 650 MB या अधिक के कारण सीडी डीवीडी का उपयोग वीडियो डाटा तथा चलचित्र मोशन पिक्चर में स्टोर करने के लिए किया जा रहा है। इस कारण पर्सनल कंप्यूटर मनोरंजन का एक बेहतर साधन बनता जा रहा है। ठीक है, चलिए मॉनिटर के बारे में हम लोग समझते हैं। मॉनिटर क्या होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा डिस्प्ले पे देख रहे हैं, यही हमारा मॉनिटर होता है। ठीक है, इसी तरह का रहता है। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। मॉनिटर पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है, जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, मॉनिटर कंप्यूटर में चल रहे कार्यों को दर्शाता है तथा उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है। मल्टीमीडिया में एनिमेशन, चलचित्र या छायाचित्र, रेखा चित्र, जिसको हम लोग ग्राफिक्स तथा वीडियो आदि के लिए मॉनिटर का होना आवश्यक है। कीबोर्ड पर टाइप किए जाने वाले डाटा भी मॉनिटर स्क्रीन पर ही प्रदर्शित होता है। ठीक है, GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बढ़ते प्रचलन के कारण मॉनिटर के बिना पर्सनल कंप्यूटर की कल्पना करना बेकार है। आजकल पर्सनल कंप्यूटर के लिए LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या LED लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है माउस। ठीक है, माउस के आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में जानते भी हैं। जो यही हमारा माउस है। ठीक है, इसमें बटन भी रहते हैं। चलिए इसके बारे में समझते हैं, माउस होता क्या है। तो यह एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है, जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर कैबिनेट के पिछले भाग में बने सीरियल पोर्ट द्वारा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बढ़ते उपयोग ने माउस को एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस बना दिया है। ठीक है, चलिए कीबोर्ड के बारे में समझते हैं। कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर के अक्षरों तथा अंकों यानी अल्फा न्यूमेरिक डाटा को डालने में किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग तथा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए कीबोर्ड का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को जरूरी निर्देश भी दिए जा सकते हैं। माउस खराब हो जाने पर कीबोर्ड को माउस की जगह प्रयोग किया जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर के साथ 104 बटन वाले QWERTY कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयोग होने वाले कीबोर्ड में कुछ विशेष बटन भी हो सकते हैं।
कीबोर्ड को कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे लगे PS2 पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए स्पीकर के बारे में समझते हैं हम लोग। स्पीकर क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ करने के लिए बाह्य स्पीकर यानी एक्सटर्नल स्पीकर का होना आवश्यक है। यह सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसके लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड का होना जरूरी है। स्पीकर की क्षमता PO में मापी जाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है प्रिंटर। यह पर्सनल कंप्यूटर का एक ऐच्छिक अंग है। यह हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाले डॉक्यूमेंट या चित्र को कागज पर प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पीछे बने पैरेलल पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए स्कैनर के बारे में समझते हैं। स्कैनर क्या होता है? यह ऐच्छिक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ग्राफ या चित्रों को बाइनरी डाटा में बदलकर कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए मोडेम के बारे में समझते हैं। मोडेम क्या होता है? तो दोस्तों मोडेम हमारा कुछ इस तरह का होता है, थोड़ा बहुत इससे चेंज हो सकता है लेकिन इसी तरह का इसका डिजाइन रहता है। ठीक है, मोडेम यह मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, पीसी को टेलीफोन लाइन के सहारे नेट के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह टेलीफोन लाइन पर आने वाली एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को देता है। ठीक है, तथा कंप्यूटर द्वारा जो है उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलकर लाइन पर भेजता है। मॉडेम को फोन जैक की तरह दिखाई देने वाले नेटवर्क पोर्ट या मॉडेम पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए यूपीएस के बारे में समझते हैं। दोस्तों ये हमारे कई डिजाइन के यूपीएस है। इसी तरह के यूपीएस हमारे होते हैं, बड़ा छोटा। इसका डिजाइन भी अलग अलग प्रकार का होता है, कोई बड़ा साइज में रहता है, कोई छोटा में रहता है। ठीक है, सबका अपना अपना फंक्शन है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो बिजली की सप्लाई बंद हो जाने पर कंप्यूटर अचानक बंद या ऑफ हो जाता है। इससे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खराब होने का खतरा बना रहता है तथा सेव नहीं किया गया डाटा भी नष्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। यूपीएस में एक रिचार्जेबल बैटरी होती है जो कंप्यूटर को लगातार सप्लाई देती रहती है। इसे विद्युत सप्लाई से चार्ज किया जाता है। जब बैटरी की क्षमता जो है कम होने लगती है तो यूपीएस बीप की ध्वनि, ठीक है, द्वारा संकेत देकर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर बंद करने की चेतावनी देता है। ठीक है, चलिए सीबीटी के बारे में हम लोग समझते हैं। सीबीटी क्या होता है? तो सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसका प्रयोग घरेलू सप्लाई में होने वाले वोल्टेज के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए किया जाता है ताकि कंप्यूटर को एक समान बिजली मिलती रहे। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है सिस्टम यूनिट का अगला भाग यानी फ्रंट पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। तो पर्सनल कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अगले हिस्से में होता है। तो क्या क्या होता है चलिए वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो रहता है वो रहता है सीडी डीवीडी ड्राइव। ठीक है, इसका प्रयोग सीडी डीवीडी में स्टोर की गई सूचना को पढ़ने या उसे लिखने के लिए किया जाता है। इसके साथ सीडी डीवीडी ट्रे को अंदर बाहर करने के लिए एडजस्ट बटन, आवाज नियंत्रण नॉब, वॉल्यूम कंट्रोल नॉब, हेडफोन के लिए जैक तथा सीडी डीवीडी के प्रयोग को दर्शाने वाली एलईडी होती है। ठीक है, रीसेट बटन होता है। कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद किए बिना फिर से चालू करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए फ्लॉपी डिस्क को हम लोग समझते हैं। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? फ्लॉपी की सूचना को पढ़ने या उस पर नई सूचना डालने के लिए प्रयुक्त। इसमें फ्लॉपी को बाहर निकालने के लिए एक पुश बटन तथा फ्लॉपी के उपयोग को दर्शाने के लिए एक एलईडी रहता है। ठीक है, पावर बटन के बारे में समझते हैं। इस बटन द्वारा कंप्यूटर के पावर सप्लाई यूनिट को बिजली की सप्लाई चालू या बंद किया जाता है। इसके साथ एक एलईडी रहता है जो पावर ऑन होने की स्थिति में जलता है। ठीक है, यूएसबी पोर्ट के बारे में समझते हैं। जो यूएसबी पोर्ट हमारा क्या होता है?
तो यूएसबी पोर्ट के बढ़ते प्रयोग के कारण सिस्टम यूनिट के अगले भाग में एक या दो यूएसबी पोर्ट का जैक लगाया जाता है। इसका प्रयोग पेन ड्राइव या कोई अन्य उपकरण जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है सिस्टम यूनिट का पिछला भाग। ठीक है, तो देखते हैं बैक साइड ऑफ सिस्टम यूनिट। तो सबसे पहला जो है सिस्टम यूनिट के पिछला भाग में वह रहता है पावर सॉकेट। सिस्टम यूनिट को सप्लाई से जोड़ने तथा मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से सप्लाई देने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, सीरियल पोर्ट के बारे में समझते हैं। डाटा को क्रमानुसार इनपुट करने वाले उपकरणों को जोड़ने के लिए, जैसे माउस, मॉडेम आदि के लिए हम लोग सीरियल पोर्ट का उपयोग करते हैं। सीरियल पोर्ट एक बार में एक बिट डाटा का स्थानांतरण करते हैं तथा RS 232 स्टैंडर्ड का अनुपालन करते हैं। ठीक है, चलिए पैरेलल पोर्ट के बारे में समझते हैं। पैरेलल पोर्ट क्या होता है? तो डाटा को समानांतर क्रम में स्थानांतरित करने के लिए, ठीक है, इस पोर्ट से प्रिंटर आदि को जोड़ा जाता है। इसकी गति सीरियल पोर्ट से अधिक होती है। ठीक है, चलिए यूएसबी पोर्ट के बारे में समझते हैं, जिसको हम लोग यूनिवर्सल सीरियल बस भी कहते हैं। यह किसी भी डिवाइस जैसे माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि को सिस्टम यूनिट से जोड़ता है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है मॉनिटर पोर्ट। तो मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए इसे VGA यानी कि वीडियो ग्राफिक अरे पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए PS2 के बारे में हम लोग समझते हैं। प्लग स्टेशन 2 क्या होता है? तो PS2 पोर्ट के जरिए कीबोर्ड तथा माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। यह गोल आकार का 6 पिन का पोर्ट होता है। माउस के लिए हरे रंग के PS2 पोर्ट का प्रयोग होता है, जबकि कीबोर्ड के लिए बैंगनी रंग के पोर्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑडियो जैक के बारे में समझते हैं। बाह्य स्पीकर, हेडफोन या माइक को जोड़ने के लिए हम लोग ऑडियो जैक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है इसी में वह है SCSI पोर्ट। ठीक है, SCSI पोर्ट, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस भी कहते हैं। ठीक है, बाहरी हार्ड डिस्क, DVD या स्कैनर को जोड़ने के लिए हम लोग SCSI का प्रयोग करते हैं। नेटवर्क पोर्ट के बारे में समझते हैं। कंप्यूटर को किसी अन्य कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए हम लोग नेटवर्क पोर्ट का प्रयोग करते हैं। इसे RJ45 कनेक्टर या LAN या इथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है पंखा यानी फैन। सिस्टम यूनिट के पिछले भाग में पावर सप्लाई यूनिट को ठंडा करने के लिए लगाया गया पंखा भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिन्हें हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 से ये सभी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक थे। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी टॉपिक नहीं आएगा, इसलिए आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इन सारे टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेंगे, जिसको हमने अभी समझाया है। ठीक है, चैप्टर 4 से इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा, यह हमारी गारंटी है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए प्रश्नों के साथ, चैप्टर नंबर 5 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।